अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर वकील। स्टूडेंट्स, आज हम दो टॉपिक करेंगे। पहला है पॉल्यूटेंट्स और दूसरा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहले हम जो क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन अ पॉल्यूटेंट। तो अ पॉल्यूटेंट इज़ अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर एंड सॉइल। तो इसके बाद एक क्वेश्चन इस पैराग्राफ में बनता है कि सेवेरिटी ऑफ अ पॉल्यूटेंट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स। तो उसका आंसर हम करते हैं कि सेवेरिटी ऑफ अ पॉल्यूटेंट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। उसकी कंसंट्रेशन और उसका उसकी परसिस्टेंस और दूसरा उसकी केमिकल नेचर। यानी जितना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला होगा पॉल्यूटेंट वो उतने ज़्यादा परसिस्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अगर कंसंट्रेशन में ज़्यादा है यानी मिकदार ज़्यादा है, मकदार में ज़्यादा है तब भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और ज़्यादा परसिस्ट करता है यानी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता तब भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चन इस पैराग्राफ में बनता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटामिनेंट एंड पॉल्यूटेंट। तो वो कहता है कि कंटामिनेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी चीज़ को इम्प्योर बना देते हैं, और पॉल्यूटेंट वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच पोल्यूट समथिंग, यानी जो आलूदा कर देते हैं चीज़ को। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एयर पॉल्यूटेंट्स, गिव देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो द पॉल्यूटेंट्स विच पोल्यूट एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। और इसके अलावा इनके हार्मफुल इफेक्ट्स वो नीचे आखिरी लाइनों में है कि दे डैमेज दे बैडली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, डैमेज प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स। तो उसके बाद फिर आगे जो टॉपिक शुरू होता है वो है टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स बेटा वो दो किस्म के हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट ये जो फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं मोटर गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में, तो उनके जो एग्जॉस्ट गैसेस वो जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इनमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसमें कार्बन के ऑक्साइड शामिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो मजमूई तो ज़्यादा ख़तरनाक है, उनमें से वो है नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, मीथेन, अमोनिया और इसके अलावा कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। ये तमाम हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं तो उनसे निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेज जो एयर में जाते हैं उनके अंदर ये शामिल होते हैं। दूसरे जो टाइप है वो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के ही फर्दर रिएक्शन से बनते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स तो वहाँ पर मौजूद मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके तो जो कंपाउंड बनाते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, कार्बन के ऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, और इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड, फ्लोरीन के कंपाउंड से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये तमाम ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, कि एयर पॉल्यूटेंट्स पैदा कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, किस किस शक्ल में। तो सबसे पहले वो बताता है कि दो गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 99% हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर के ऊपर इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का वो कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल वो माइन्यूट क्वांटिटी में होती है। इसके बावजूद ये एटमॉस्फेयर को अच्छा खासा इफ़ेक्ट करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये कार्बन के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किन किन सोर्सेज से ये हवा में शामिल होते हैं, एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं। तो सबसे पहला सोर्स जिसमें वो कहता है कि दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन, यानी आतिशफ़शा पहाड़ जब फटता है उससे भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में जाती है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि पौधे और जो एनिमल्स की बॉडी जब गल सड़ रही होती हैं मरने के बाद तो उनसे भी पैदा होते हैं। तो इसका जो मेजर सोर्स है, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से, यानी जब ये कंबस्शन इंजन के अंदर जलते हैं या इंडस्ट्रीज़ के अंदर या ओपन एयर भी इनको जलाया जाता है तो इनसे बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। तो इनको मेजर सोर्स कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स को, जिसमें पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और कोल शामिल है। तीसरा सोर्स इनका फॉरेस्ट फायर भी है, कि जंगलों में जब आग लग जाती है तो इससे भी बड़ी मिकदार में वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं।
और एक और पहलू यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि अगर जलने का अमल जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसे में फिर जो है वो जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट करती है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कम पैदा होती है, उसके मुकाबले में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होती है। उसके बाद हम अगला मेन टॉपिक शुरू करते हैं जो है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसे पहले भी सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माइनर क्वांटिटीज़ में है, 0.03% होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन इसकी इतनी थोड़ी सी मिकदार भी जो है वो बड़े ही अहम किरदार अदा करती है एटमॉस्फेयर को जो है उसके बरकरार रखने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लेयर बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रीन हाउस के जो ग्लास के पैनल्स होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को अंदर आने देते हैं, इंफ्रारेड रेज़ को बाहर नहीं जाने देते, सेम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी डे टाइम में जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आती हैं सूरज की ज़मीन की तरफ, उनको बआसानी ज़मीन की तरफ आने देती है। लेकिन शाम को जो ज़मीन से जो हीट वेव्स इंफ्रारेड रेज़ की शक्ल में वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं तो उनको जो है ये ट्रैप करती है। इस तरह से टेम्परेचर में जो ये हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर में इजाफा होता है। तो इसका बहुत फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ना होती तो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस होता, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में -15 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से जो है इसने हमारे एटमॉस्फेयर को रहने के काबिल बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पॉइजनस भी नहीं है, पॉल्यूटेंट भी नहीं है, ये जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट गैस है। ये देखें, आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के लिए लाइफ गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है वो ग्लूकोज बनाती है उनके लिए। तो इसलिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई ख़तरनाक या बहुत ही हार्मफुल गैस नहीं है। तो उसके बाद वो बताता है नेक्स्ट हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये एक लेयर बना लेती है कि जिसमें से ये देखें डायग्रामेटिकली भी हम देख सकते हैं, ये अर्थ है और ये सन है। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है वहाँ पर सन रेज जो है वो आसानी से गुजरकर इसमें से ज़मीन की तरफ आती हैं और इंफ्रारेड रेज भी जो है वो वापस एटमॉस्फेयर की तरफ आसानी से जा सकती हैं। लेकिन जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखें ये थिन लेयर है, इधर थिक हो गई है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर थिक हो जाती है वहाँ पर जो है वो सन रेज तो बआसानी आती हैं कि यूवी रेज जो है वो बआसानी ज़मीन की तरफ आती हैं। लेकिन जब शाम होती है तो अर्थ से जो हीट वेव्स निकलती हैं इंफ्रारेड रेज की शक्ल में, वो वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जब जाना चाहती हैं तो आप देख रहे हैं कि उनका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ऊपर पास हो सका, बाकी जो है हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ ही जो है वो बाउंस होकर वापस आ गया। तो इस तरह से हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो गई। तो इस तरह से जो है हीट को रोकना, इस कैरेक्टरिस्टिक को कार्बन डाइऑक्साइड के हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस जो है वो ठंडे इलाकों में बनाए जाते हैं, जो ग्लास पैनल और या फिर जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट्स वहाँ पर लगाई जाती हैं, जिनके अंदर से अल्ट्रा वायलेट रेज़ बआसानी गुजर कर अंदर आती हैं, लेकिन इवनिंग में इंफ्रारेड रेज़ वापस नहीं जाती और हीट जो है उनके अंदर ट्रैप होती है। इस तरह से पौधे जो है वो सर्दी के असर से महफूज रहते हैं। तो बिल्कुल वही किरदार कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर कर रही है कि डे टाइम में जहाँ पर इसकी मिकदार ज़्यादा है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ बआसानी आ रही हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेज़ पास नहीं हो रही। इस तरह से हीट ट्रैप हो गई और इससे जो है जो एवरेज टेम्परेचर है ज़मीन का वो बढ़ता है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोज़ भी आपके पास टाइमली आ सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।